हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग अपने रोप को अपने शोल्डर से नीचे गिरा देता है। तभी वांगजी सोच रहा था, मुझे किसी का टच नहीं पसंद, पर आज मैंने न जाने कितनी बार विहिंग को टच किया है और उसे इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट वो खुश था। अब वो विहिंग के कट में जेंटली मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। इस टाइम पर उन दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, जैसे उन्होंने कोई मैराथन दौड़ी हो। लेकिन वो दोनों ही खुश थे, उन्हें कहीं जाने की भी जल्दी नहीं थी। जैसे ही वांगजी विहिंग को टच कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और वांगजी उसको विहिंग की स्किन ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई न्यूबॉर्न बेबी हो। वो दोनों ही ब्लश कर रहे थे। कुछ टाइम बाद जब वांगजी ने मेडिसिन्स लगा ली, विहिंग ने जल्दी अपने रोप को सही करा और वांगजी को बो करके वहाँ से चला गया। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसके चीक्स बिल्कुल टमाटो की तरह लाल हो गए थे। जब वो जिंगसी से बाहर आया, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसने अपने हार्ट में हाथ रखते हुए कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? कभी भी किसी के टच से मुझे इतना अच्छा फील नहीं हुआ। जैसे तैसे वो खुद को काम डाउन करता है और नाइट पेट्रोलिंग के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ जिंगसी में वांगजी था, जो विहिंग की तलवार के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था, क्या उसे सूबियान के बारे में सिचेन को बताना चाहिए या नहीं। अब दूसरी तरफ सिचेन और कुरेन थे, जो आपस में बात कर रहे थे। तभी सिचेन गुस्से में कहता है, अंकल, क्या आपको नहीं लगता वांगजी की एंगेजमेंट हमने हुआन के साथ कराकर उसके साथ गलत किया है? आप देख सकते हैं वांगजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उसके साथ खुश नहीं रहेगा। लेन कुरेन साइलेंटली चाय पी रहे थे। वो एक सिप लेने के बाद कहते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तब सिचेन कहता है, अंकल, लेकिन उसने इतना कहा ही था। लेन कुरेन उसकी बात काटते हुए कहते हैं, हुआन एक पावरफुल इमोर्टल है और वो वांगजी को प्रोटेक्ट कर सकता है। मेरे लिए उसकी खुशियों से ज़्यादा उसका सेफ रहना इम्पोर्टेंट है। तुम हमारे क्लैन के फ्यूचर सेक्ट लीडर हो। तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसने हमारी मदद करी थी। अगर उस टाइम पर वो नहीं होता तो शायद आज हम भी नहीं होते और ना ही हमारा सेक्ट होता। अब सुबह हो चुकी थी। सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या विहिंग जिंदा है? पर विहिंग तो आराम से ब्लैंकेट में लिपट कर सोया हुआ था। दिन के 12 बज गए थे, लेकिन विहिंग था जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। जब काफ़ी देर तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो 2 डिसिपल डोर में लात मार के अंदर आ गए थे। वो विहिंग को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं उठ रहा था। इसलिए वो उसे रजाई सहित उठाकर वहाँ से बाहर ले गए। उन्होंने उसे बैटलफील्ड में लाकर पटक दिया था। जब विहिंग को अपनी बॉडी में पेन हुआ, तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने डेविल इमोर्टल था, जो गुस्से में उसे देख रहा था, जैसे उसे विहिंग के जिंदा होने का अफसोस हो। जब विहिंग ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, उसने देखा कि वो चारों ओर से डिसिपल से घिरा हुआ है। उन सभी के हाथों में तलवार थी और वो सभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी विहिंग की नज़र वांगजी पर रुक गई। वांगजी को देखते ही उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई थी। तभी वो रात के बारे में याद करके ब्लश करने लगा। लेकिन वांगजी का पूरा ध्यान अपनी प्रैक्टिस पर था। हुआन उसे देखकर दूर से अपने दांत पीस रहा था। तभी वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने सभी शिष्यों को रुकने के लिए कहा। सभी शिष्य रुक गए थे और उनका ध्यान विहिंग पर था, जो अभी भी अपनी स्लीपिंग रोप में था। लेन हुआन उसे ग्लेयर करते हुए कहता है,
तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। मुझे नहीं पता कि कल रात को तुमने ऐसा क्या किया जो तुम आज जिंदा हो। मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मेरे साथ बैटल करो। विहिंग, जो रात भर पेट्रोलिंग की वजह से अभी भी नींद में था, उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बैटल नहीं करनी, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन लैन हुआन ने अपनी तलवार उसके गर्दन में रख दी थी। विहिंग ने स्माइल के साथ कहा, एल्डर, मेरी हालत तो देखिए, मैं रात भर सोया नहीं हूँ और दोपहर हो गई है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी हालत में मैं आपसे मुकाबला करूं? आप एक पावरफुल इमोर्टल हैं, आपके सामने मेरा क्या मुकाबला? तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो धीरे से तलवार को अपनी गर्दन से हटाने लगता है, लेकिन लैन हुआन ने उसे ज़मीन पर धक्का दे दिया था। उसने विहिंग की ओर अपनी तलवार कर ली। उसने कहा, बहाने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा या मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन विहिंग ने लड़ने के लिए साफ मना कर दिया था। ये सुनकर लैन हुआन ने विहिंग को मारने के लिए अपनी तलवार बढ़ा दी थी। ये देखकर वहाँ पर खड़ा हर एक इंसान शॉक में था। इससे पहले कि लैन हुआन की तलवार विहिंग को नुकसान पहुंचा पाती, सू बियान उड़ते हुए उसके पास आ गई थी। उसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा था, जिसे देखकर हुआन 2 कदम पीछे हट गया। उसने स्मक करते हुए कहा, अब तो तुम्हारी तलवार भी आ गई है, तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। अब लड़ने के अलावा विहिंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे लड़ना तो नहीं आता था, पर सू बियान पर उसे पूरा भरोसा था। लैन हुआन ने चिल्लाते हुए सबसे पीछे हटने को कहा। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, ये बात आग की तरह पूरे क्लाउड रेसेस में फैल गई थी, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी क्राउड जमा हो गया था। ये बात एल्डर तक भी पहुँच गई थी और वो सभी भी वहाँ आ गए थे। लैन हुआन को रोकने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। सभी को बैटल का अंजाम पता था, क्योंकि लैन हुआन एक पावरफुल इमोर्टल था और विहिंग एक 17 साल का टीनेजर, जिसे तलवार चलाना तो दूर की बात, उसे ठीक से पकड़ना भी नहीं आता था। वहाँ पर टेंशन का माहौल था। लैन हुआन विहिंग को हराकर वांगजी को ये दिखाना चाहता था कि उन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। विहिंग ने स्माइल करी और कहा, चलो स्टार्ट करते हैं। तभी पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, जिसे सुनकर सभी लोगों की अटेंशन उस पर्सन पर आकर रुक गई थी। वो म्याम्या थी, जो विहिंग की ओर आ रही थी। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली हुई थी। उसने विहिंग से कहा, पीछे हटो। अब वो लैन हुआन को ग्लेयर करते हुए कहती है, तुम्हें चुनौती देने का बहुत शौक है ना, तो आज सबके सामने मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। हिम्मत है तो इसे एक्सेप्ट करो। तभी लैन हुआन एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, क्या बात है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक मासूम लड़की आई हुई है। म्याम्या के लिए मासूम शब्द सुनकर विहिंग को ठसका लग जाता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर ये मासूम है तो खड़ूस कैसे होते हैं? ये बात म्याम्या ने भी सुन ली थी। वो अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगे? लेकिन विहिंग म्याम्या से विस्पर करते हुए कहता है, यहाँ पर काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, एटलीस्ट इनके सामने तो मेरी इंसल्ट मत कराओ। तभी लैन हुआन गुस्से में कहता है, तुम फाइट करोगे या नहीं? ये सुनकर सू बियान ने फिर से हरकत करना स्टार्ट कर दिया था। विहिंग ने प्यार से म्याम्या से कहा, चिंता मत करो, मैं ही जीतूंगा, तुम बस बैटल को एंजॉय करो। लेकिन म्याम्या जाने से मना कर रही थी, जिसे देखकर विहिंग अननॉय हो गया था।
अब उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? उसे इतने गुस्से में मैंने पहली बार देखा था। शायद ये उस तलवार की रिसेंटफुल एनर्जी की वजह से था जो उस पर हावी हो रही थी। म्या के जाने के बाद फाइनली उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो गई थी। उन दोनों की ही फाइट बहुत फेयर्स थी। विहिंग हुआन के हर वार का जवाब बहुत ही आसानी से दे रहा था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। सूबियान से निकलने वाले ब्लैक स्मोक को देखकर लैन कुरैन समझ गए थे ये मास्टर लियू चेन की तलवार है, जिसे आत्माओं के कब्रिस्तान में गाड़ा गया था। पर ये विहिंग के पास कैसे? वो इसी ख्याल में डूबे हुए थे। तभी पूरा क्राउड विहिंग को चीयर करने लगा, क्योंकि वो लैन हुआन पर हावी हो रहा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, उसके पास डेमोनिक ग्रैंड मास्टर की तलवार थी, जिसे डिफीट कर पाना लैन हुआन के लिए नामुमकिन था। खुद को हारता हुआ देखकर लैन हुआन डर्टी ट्रिक खेलने लगता है। उसने खुद पर इनविजिबल स्पेल लगा दी, जिससे वो विहिंग पर वार करता और गायब हो जाता। अब विहिंग के लिए उसको डिफीट कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक से उसने गायब होकर विहिंग के पीछे से हमला कर दिया, लेकिन विहिंग इस बात से अनजान था। जैसे ही वो विहिंग के बैक पर स्टेप करने वाला था, वांगजी की बी चैन अपने आप उसके हाथों से निकलकर लैन हुआन के वार को रोक देती है। सूबियान और बी चैन दोनों ही तलवारों ने एक साथ लैन हुआन पर हमला कर दिया था। पहली बार वांगजी की तलवार उसके काबू में नहीं थी। हुआन सूबियान का जवाब तो दे रहा था, लेकिन बी चैन से वो सिर्फ बच रहा था। तभी सूबियान ने उस पर वार किया और हुआन ने उसके वार को रोक लिया, लेकिन बी चैन के वार से वो घायल हो गया था। इससे पहले कि वो दोनों तलवारें हुआन को और नुकसान पहुंचाती, लैन कुरैन ने बीच में आकर अपनी पावर से बी चैन को वांगजी के पास भेज दिया और सूबियान शांत हो गई थी। ये बैटल वहाँ पे खड़े हर एक इंसान के लिए सरप्राइज और शॉकिंग थी। अब विहिंग और वांगजी को असिस्टेंट हॉल में बुलाया गया, जहाँ हुआन और सभी एल्डर्स पहले से मौजूद थे। लैन हुआन एक इमोर्टल था, जिसकी वजह से उसके घाव भर चुके थे, और वो गुस्से में लैन कुरैन के बगल में खड़ा हुआ था। जैसे ही वांगजी और विहिंग हॉल में पहुंचे, उन्होंने सबको बो किया। वांगजी के वहां पहुंचते ही लैन कुरैन ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसने गुस्से में कहा, वांगजी जल्दी अपने घुटनों में बैठो। ये सुनकर वो साइलेंटली अपने घुटनों में बैठ गया। अब लैन कुरैन चिल्लाते हुए कहता है, वांगजी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने बेड रूट को कैसे हट कर सकते हो, और वो भी उस लड़के के लिए जिसे तुम ढंग से जानते भी नहीं। सिचेन जैसे ही कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा, कुरैन ने उसे ग्लेयर करते हुए कहा, एक शब्द भी नहीं। अब वांगजी कहता है, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। उस टाइम पर बीचैन मेरे कंट्रोल में नहीं थी। ये सुनकर लैन कुरैन साइलेंट हो गया था। कुछ टाइम के पॉज के बाद उसने कहा, जो भी हो, तुमसे गलती हुई है और गलती की पनिशमेंट होती है। वांगजी ने बिना किसी डर के कहा, मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विंग अपनी टेढ़ी नज़रों से उसे देख रहा था। वो बड़बड़ाते हुए कह रहा था, पनिशमेंट में कोड़े पड़ेंगे, कोई टेस्टी फूड नहीं। जो ये इतनी जल्दी मान गया। अब वो अपने बैग में हाथ रखते हुए धीरे से बोलता है, मैं तो वो दर्द अभी भी नहीं भूला। तभी लैन कुरैन गुस्से में कहता है, तुमने हुआन को हर्ट किया है और तुम्हारी पनिशमेंट भी वो ही डिसाइड करेगा। वॉल ऑफ रूल के सामने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपनी पनिशमेंट का इंतज़ार करो। अब वांगजी के जाने के बाद सबकी नज़र विंग पर थी, स्पेशली उसकी तलवार पर। तभी लैन कुरैन अपनी कड़क आवाज़ में पूछते हैं, तुम्हें ये तलवार कैसे मिली? जो कुछ भी आत्माओं के कब्रिस्तान में हुआ
विहिंग ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उसकी बात सुनकर सभी एल्डर्स डर गए थे, क्योंकि तलवार का अपनी जगह से निकलने का मतलब था प्रेत घाटी के प्रेतों का बाहर आना। उन्होंने विहिंग से कहा, तलवार यहाँ रखो और जाओ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। एक्चुअली गाइस, आई एम सॉरी, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ शादी थी और कल यहाँ पार्टी थी। इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था कि मैं चाह कर भी वीडियो नहीं बना पाई। उसके लिए सॉरी। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपको इसी टाइम तक इसका एक पार्ट अपलोड कर दूँ। तो ऑफ कोर्स यार, आपको क्या करना है आपको पता ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए एंड मुस्कुराते रहिए।